आज हम आयुर्वेद के एक ऐसे अध्याय में गहराई से उतर रहे हैं जो सिर्फ जड़ी बूटियों के बारे में नहीं है। इसमें वो तर्क छिपा है जो तय करता है कि कोई शक्तिशाली औषधि चिकित्सा कब बनती है और विष कब। जी। ये उस पतली सी रेखा की कहानी है जिसे ज्ञान से खींचा जाता है। हम बात कर रहे हैं चरक संहिता के शुद्धाकल्प अध्याय की। शुद्धा, जिसे मतलब आम भाषा में स्नूही या थोर भी कहते हैं। जी, स्नूही। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विरेचक यानी एक पॉजिटिव है। लेकिन इसे सिर्फ शक्तिशाली कहना शायद इसके साथ पूरी तरह न्याय नहीं होगा। अच्छा। कल्प स्थान में जितने भी विरेचकों का वर्णन है उनमें इसे तीक्ष्णतम कहा गया है। तीक्ष्णतम यानी सबसे तेज, सबसे भेदक, सबसे तीव्र। और यही वजह है कि इसे कैसे, कब और किस पर इस्तेमाल करना है इसका ज्ञान एक वैद्य के लिए शायद सबसे जरूरी सबको में से एक है। बिल्कुल, ये तलवार चलाने जैसा है। सही हाथ में जीवन बचाता है और गलत हाथ में खतरा बन सकता है। तो चलिए इसी तलवार की धार को समझते हैं। तो सबसे पहली बात जो ग्रंथ कहता है वो ये है कि सुधा दोषों के जमे हुए ढेर को बहुत तेजी से तोड़कर बाहर निकाल देती है। हाँ, संघात भेदन शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब जो ठोस हो चुके दोष है उनको भी भेदने की क्षमता। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, लॉजिक बहुत सीधा है। जब शरीर में गंदगी या दोष बहुत ज्यादा और बहुत जिद्दी तरीके से जम जाते हैं तो उसे निकालने के लिए किसी सौम्य चीज से काम नहीं चलेगा। आपको एक तरह के पावर वॉश की जरूरत होती है। सुधा वही काम करती है। ये सीधे स्रोत पर जाकर उस जमाव को तोड़ देती है। लेकिन ऐसे पावर वॉश के अपने खतरे भी होंगे। जाहिर है आप इसे हर किसी पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। और ग्रंथ इस बारे में बहुत साफ है। इसी शक्ति के कारण इस पर कुछ कठोर सीमाएं भी लगाई गई हैं। इसका प्रयोग कभी भी मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति पर नहीं करना चाहिए। मृदु कोष्ठ, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आसान भाषा में? मृदु कोष्ठ यानी वो लोग जिनका पाचन तंत्र बहुत संवेदनशील हो, जिन्हें हल्की फुल्की औषधि से ही दस्त लग जाते हैं। अच्छा। ऐसे व्यक्ति पर सुधा का प्रयोग तबाही मचा सकता है। और साथ ही अगर शरीर में दोषों का जमाव कम हो या कोई सौम्य दवा काम कर सकती हो तो इसका प्रयोग पूरी तरह वर्जित है। तो ये एक लास्ट रिजॉर्ट जैसा है। हाँ, यूं कहिए कि ये अंतिम उपाय की तरह है जब और कुछ काम ना कर रहा हो। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब ये इतनी तीव्र और कह सकते हैं कि जोखिम भरी है तो इसका प्रयोग किन रोगों में बताया गया है? मैंने जब स्रोतों में ये सूची देखी तो मैं हैरान रह गया। ये कोई सर्दी खांसी का इलाज तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूची काफी गंभीर है। पांडु यानी अनीमिया, उदर रोग जैसे जलोदर, गुल्म यानी ट्यूमर, कुष्ठ, शोथ, कुष्ठ जैसे त्वचा रोग, शोथ यानी एडिमा, मधुमेह और सबसे चौंकाने वाला उन्माद मतलब मानसिक विक्षिप्तता। हाँ, उन्माद का नाम सुनकर अक्सर लोग चौंकते हैं। मेरा सवाल यही है, पेट साफ करने वाली एक दवा का मानसिक रोगों से क्या संबंध हो सकता है? ये तर्क समझ नहीं आया। इसका तर्क ये है कि आयुर्वेद में कई मानसिक और स्नायुविक रोगों का मूल कारण शरीर में बने विषैले दोषों को माना गया है। अच्छा। जब ये दोष सूक्ष्म स्रोतों के जरिए मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, जिसे मनोवह स्रोत कहते हैं, उसे दूषित करते हैं तो सोचने समझने की शक्ति पर असर पड़ता है। सुधा जैसा तीव्र विरेचक उन दोषों को सिर्फ पेट से नहीं बल्कि पूरे शरीर से जड़ से साफ कर देता है। तो ये शरीर के साथ साथ एक तरह से मन का भी शोधन है। यानी शरीर का कचरा साफ करो तो मन का कचरा भी साफ हो जाता है। लेकिन इसके लिए भी मरीज का मजबूत होना जरूरी होगा। ये सबसे जरूरी शर्त है। श्लोक में एक शब्द आता है, सप्राण मातुरम। सप्राण मातुरम यानी रोगी प्राण शक्ति से भरपूर होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। कमजोर शरीर इस दवा के वेग को, उसकी तेजी को झेल नहीं पाएगा। तो ये एक तरह का हैवी ड्यूटी इलाज है। बिल्कुल, जो सिर्फ सबसे मुश्किल मामलों और सबसे मजबूत मरीजों के लिए ही आरक्षित है। अच्छा, जब हम सुधा पौधे की बात करते हैं तो क्या ये एक ही तरह का होता है या इसमें भी कोई किस्में हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। ग्रंथ इसके दो मुख्य प्रकार बताता है। 2 प्रकार? हाँ, एक जिसमें बहुत सारे कांटे हों जिसे बहुकंटक कहा गया है, और दूसरा जिसमें कम कांटे हों यानी अल्पकंटक। और इनमें से बेहतर कौन सा है? साफ तौर पर ज्यादा कांटों वाली किस्म को औषधीय गुणों में श्रेष्ठ माना गया है। इसके नाम भी बड़े दिलचस्प हैं। सुधा नाम तो शायद इसलिए क्योंकि इसका दूध मतलब जो लेटेक्स है वो सफेद होता है। हाँ बिल्कुल। और एक और नाम है निस्त्रिंश पत्रक। निस्त्रिंश पत्रक? निस्त्रिंश का अर्थ है तलवार। इसके पत्ते तलवार की तरह तेज धार वाले होते हैं? हाँ, तो ये नाम हमें सिर्फ उसकी पहचान नहीं बताते बल्कि उसके स्वभाव का भी इशारा देते हैं। सही कहा। दूध जैसा दिखने वाला पर तलवार जैसा तेज। जब मैं ये पढ़ रहा था तो एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। वो थी इसके दूध को इकट्ठा करने का तरीका और समय। ये सिर्फ पौधे से दूध निकालना नहीं बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया का हर कदम दवा के गुण को तय करता है। बताया गया है कि 2-3 साल पुराने मतलब परिपक्व पौधे से ही दूध लेना चाहिए। किसी तेज धार वाले औजार से चीरा लगाकर उसे इकट्ठा करना होता है। और समय का भी कोई विशेष महत्व है? बहुत ज्यादा। ग्रंथ कहता है शिशिरांते। शिशिरांते यानी सर्दियों के ठीक अंत में? जी, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। वर्षा ऋतु के बाद पौधे का दूध बहुत पतला और पानी जैसा होता है, उसमें औषधीय गुण काम होते हैं। अच्छा।
और गर्मियों में धूप के कारण दूध बहुत गाढ़ा और कम मात्रा में निकलता है। तो सर्दियों का अंत वो समय है जब पौधे में रस और औषधीय गुण दोनों ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं। तो सही समय पर संग्रह करने से ही आपको सबसे उत्तम दवा मिलती है। बिल्कुल। तो हमने सही पौधा चुना, सही समय पर उसका दूध निकाल लिया, लेकिन क्या इसे सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तो जहर जैसा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से आयुर्वेद का असली जादू शुरू होता है। शोधन की प्रक्रिया, यानी शुद्धिकरण। शोधन? अकेले इसका दूध इस्तेमाल नहीं होता। बिलवादी, पंचमूल जैसी कुछ विशेष जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाया जाता है। फिर इस काढ़े और सुधा के दूध को बराबर मात्रा में मिलाकर धीमी आंच पर, अंगारों पर तब तक पकाया जाता है जब तक वो सूखकर एक लेप जैसा ना बन जाए। तो ये प्रक्रिया उसकी उग्रता को कम करती है? उग्रता और जहरीलेपन को कम करती है और उसके औषधीय गुणों को बढ़ाती है। तो ये लेप एक तरह का बेस या कच्चा माल बन गया? बिल्कुल। इसी लेप से लगभग 6 ग्राम की गोलियां बनाई जाती हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। इन गोलियों को लेने के लिए 7 अलग-अलग अनुपान यानी माध्यम बताए गए हैं। हाँ, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। एक ही दवा के लिए 7 अलग-अलग माध्यम? सावीरक, तुशोधट, आंवले का रस, दही का पानी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दवा को पर्सनलाइज किया जा रहा है। क्या इससे दवा का असर बदल जाता है? बिल्कुल बदल जाता है। अनुपान सिर्फ दवा निगलने का जरिया नहीं है, ये दवा के असर को मरीज की प्रकृति और रोग के हिसाब से फाइन ट्यून करने का तरीका है। उदाहरण के लिए? जैसे अगर किसी रोगी में पित्त बढ़ा हुआ है तो उसे दही के पानी के साथ दवा देंगे जो पित्त को शांत करता है। अगर कफ की प्रधानता है तो सिरके या तुशोधक के साथ देंगे। तो ये दवा को ज्यादा सटीक और ज्यादा सुरक्षित बनाने का तरीका है। जी, ज्यादा व्यक्तिगत। तो हमने संग्रहण और शोधन की प्रक्रिया समझ ली, जिससे एक बेस लेप तैयार होता है। लेकिन मुझे लगता है कि असली जादू इस लेप को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करने में है। स्रोतों के अनुसार लगभग 20 अलग अलग नुस्खे हैं। हाँ, और ये विविधता ही इस अध्याय की सबसे बड़ी खूबी है। ये दिखाता है कि एक ही शक्तिशाली चीज को कितने अलग अलग रूपों में ढाला जा सकता है। तो इन्हें कुछ श्रेणियों में बांटकर समझ सकते हैं। जैसे कुछ योग शायद मरीज के लिए दवा लेना आसान बनाने के लिए होंगे, है ना? हाँ, जैसे पानक का वर्णन है। पानक मतलब शरबत जैसा कुछ? जी, इसमें त्रियुषण और त्रिफला जैसे चूर्णों को स्नूही के दूध में भिगोकर सुखाया जाता है और फिर उसे गुड़ के साथ मिलाकर एक मीठा शरबत बनाया जाता है। जाहिर है, एक कड़वी गोली के मुकाबले मीठा शरबत पीना ज्यादा आसान है। और लेह या अवलेह का भी जिक्र है। हाँ, मतलब एक तरह की चटनी या जैम। ये सब मरीज की सहूलियत का ध्यान रखना है। और कुछ नुस्खे शायद ज्यादा सीधे और तेज असर के लिए होंगे, जैसे इसे घी या मांस रस के साथ देने का भी जिक्र है। सही पकड़ा आपने। घी और मांस रस जैसे चिकने पदार्थ योगवाही होते हैं। योगवाही मतलब वो दवा को शरीर की गहराइयों तक, धातुओं के भीतर तक ले जाने का काम करते हैं। जब रोग गंभीर हो और तुरंत असर की जरूरत हो तब इन माध्यमों का प्रयोग होता है। यहाँ तक कि सूखी मछली या मांस को इसके दूध में भावित करके खाने का भी विधान है। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें बहुत ही शक्तिशाली उपचार की आवश्यकता है। ये सब तो समझ आता है, सहूलियत के लिए मीठा बनाना, गहरे असर के लिए घी के साथ देना। लेकिन फिर एक ऐसी विधि आती है जो विज्ञान की समझ से परे लगती है। और ये उन लोगों के लिए है जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था, मृदु कोष्ठ वाले। जी, संवेदनशील लोग, जिन पर इसका प्रयोग वर्जित था। ये तो एक विरोधाभास है। और इसी विरोधाभास में आयुर्वेद की सूक्ष्मता और प्रतिभा छुपी है। विधि यह है कि कुछ औषधियों के चूर्ण को गोमूत्र और सुधा के दूध में भावित करके सुखा लिया जाता है। फिर इस चूर्ण को खाया नहीं जाता, नहीं, बल्कि इसे फूलों की माला, गहनों या कपड़ों पर छिड़क दिया जाता है। सिर्फ सूंघने या पहनने से विरेचन, ये कैसे काम करता है? ये एक अत्यंत नवीन और कह सकते हैं उन्नत प्रयोग है। आज की भाषा में हम इसे एरोसोल या ट्रांसडर्मल डिलीवरी जैसा समझ सकते हैं। अच्छा। है कि औषधि की गंध या उसके सूक्ष्म कण त्वचा या श्वास के माध्यम से शरीर में प्रवेश करें। मात्रा इतनी सूक्ष्म होती है कि वो पाचन तंत्र पर कोई हिंसक प्रभाव नहीं डालती, लेकिन धीरे धीरे अपना काम करती रहती है। जी, और ग्रंथ में साफ लिखा है कि ये विधि विशेष रूप से राजा महाराजाओं जैसे सुकुमार लोगों के लिए बताई गई है, जो तीव्र औषधि का वेग सहन नहीं कर सकते। ये सोचने वाली बात है। हम आज नैनो मेडिसिन और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी की बात करते हैं, और यहाँ हजारों साल पहले सिर्फ गंध से दवा देने का सिद्धांत मौजूद था। हाँ, एक ही जहरीले दूध को इतना सौम्य बना दिया गया कि सिर्फ उसकी मौजूदगी से इलाज हो सके। ये तो अपनी सोच से कहीं आगे की बात है। ये औषधि के रूप और उसकी डिलीवरी के तरीके को बदलकर उसके प्रभाव को नियंत्रित करने का विज्ञान है। एक ही चीज जहर भी है, शक्तिशाली दवा भी है और सौम्य सुगंध भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वैद्य उसे किस रूप में ढालता है। बिल्कुल। तो अंत में अध्याय इन 20 योगों को सारांशित करता है। गोलियां, पानक, लेह, घी, मांसरस और यहाँ तक कि सुरा यानी औषधीय मदिरा के रूप में भी। एक ही पौधे के दूध को इस्तेमाल करने के 20 अलग अलग तरीके। अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो यह साफ होता है कि आयुर्वेद की दृष्टि में कोई भी चीज अपने आप में अच्छी या बुरी, दवा या जहर नहीं होती। यह सिर्फ दवा देना नहीं है, बल्कि दवा को रोगी, रोग और उसकी सहन शक्ति के अनुसार ढालना है,
ताकि एक संभावित विष को भी अचूक औषधि में बदला जा सके। तो इन सब का क्या मतलब है? सुधाकल्प अध्याय हमें दिखाता है कि सुधा या स्नुही अपने कच्चे रूप में एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली, लगभग खतरनाक पदार्थ है। जी बिल्कुल। लेकिन चरक संहिता इसके संग्रहण के समय से लेकर इसके शोधन और फिर इसे 20 अलग-अलग योगों में ढालने तक का एक विस्तृत रोड मैप देती है। एक पूरा विज्ञान। और ये ज्ञान उस खतरनाक पदार्थ को असाध्य रोगों के लिए एक सटीक जीवन रक्षक औषधि में बदल देता है। और ये पाठ हमें आज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विचार देता है। क्या? आज के आधुनिक विज्ञान में हम अक्सर किसी पौधे से एक एक्टिव इंग्रेडिएंट को अलग करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम उस एक अणु को खोजते हैं जो सारा काम कर रहा है। हाँ, ये तो है। लेकिन ये प्राचीन ज्ञान हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम उस एक अणु के पीछे भागते हुए शोधन, संयोजन और व्यक्तिगत उपयोग की उस पूरी प्रक्रिया को नजरअंदाज करके कोई महत्वपूर्ण ज्ञान खो रहे हैं? वो प्रक्रिया जो एक संभावित जहर को भी एक शक्तिशाली इलाज में बदलने की क्षमता रखती है।